वेजेस जैसा कुछ है नहीं, या है भी तो मिनिमम वेजेस इतनी वेजेस है कि आदमी भूखा मर जाए। ये बहुत गड़बड़ बात है। लेकिन आचार्य जी, सवाल अब ये है कि दुनिया जहाँ आके खड़ी है, 2024 अब तक का सबसे गर्म साल रहा, 2025 कहा जा रहा है कि इससे भी ज़्यादा गर्म होगा। दोनों ध्रुवों पर धरती के बर्फ पिघल रही है, समंदर का पानी उठता चला जा रहा है, दुनिया के ऊपर खतरा बढ़ता चला जा रहा है। कहा यह जा रहा है कि इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन से लेकर के अब तक अगर 1.2 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर धरती का बढ़ा है, तो अगले 80-85 वर्षों में वो 3 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाएगा। तो उसके बाद तो धरती के और धरती के साधन संसाधन इंसान के बचने की कहीं कोई गुंजाइश दिखती नहीं है। तो फिर ये तबाही की तरफ जा रहे हैं। देखिए, 1.5 डिग्री पर ही, 1.5 डिग्री और 2 डिग्री के बीच में किसी बिंदु पर, जैसे हम बात कर रहे थे कि फीडबैक साइकिल सक्रिय हो जाते हैं। फिर ये नहीं है कि आप कार्बन एमिशन अगर रोक दोगे तो टेम्परेचर बढ़ना भी रुक जाएगा। उसके बाद आप कार्बन एमिशन करना रोक भी दो, माने कर्व को फ्लैट कर दो कि जितना इस साल है उतनी अगले साल है, कार्बन एमिशन मत बढ़ाओ, तो भी टेम्परेचर बढ़ता रहेगा, तो भी बढ़ता रहेगा। और 1.5 डिग्री भी ऐसा है कि जिस पर न जाने कितना विध्वंस होना है, कितनी लाख प्रजातियां इस पृथ्वी से विलुप्त हो जानी है 1.5 डिग्री पर भी। 3 डिग्री पर तो प्रलय है, और अगर 3 डिग्री से आगे जा रहा है तो फिर हमें सोचना भी नहीं चाहिए कि क्या है वो, बिल्कुल अनइमेजिनेबल उसके कॉन्सिक्वेंसेस हैं। हम आप नहीं रहेंगे, लेकिन जो बच्चे हैं, अगली पीढ़ी है, बहुत बहुत दर्द होगा सोचने में भी कि उनका क्या होने वाला है अगर ये जो ग्लोबल टेम्परेचर राइज है ये 2 डिग्री क्रॉस कर गई। क्योंकि 2 डिग्री के बाद फिर आप उसे रोक नहीं पाओगे, फिर वो 3, 4, 5, 6 वो पता नहीं कहाँ तक जाएगी। लेकिन इन सब मुद्दों को हटा करके एक ही मुद्दा है जो हमें बार बार बताया जा रहा है, वो ये है कि तुम और भोगो, तुम और कंजम्पशन करो। और आप जितना ज्यादा कंजम्पशन कर रहे हो उतना ज्यादा जो पैसा है वो कैपिटलिस्ट की जेब में जा रहा है। तो ये एडवर्टाइजिंग का जो पूरा खेल है, विज्ञापनबाजी है, इस पर भी कहीं से कोई रोक लगानी पड़ेगी, क्योंकि ये साइकोलॉजिकल मैनिपुलेशन है। जिस आदमी को जिस चीज की जरूरत नहीं उसको चीज बेची जा रही है सिर्फ इसलिए ताकि किसी सेठ की जेब और भरती रहे। भाई आप ये बताइए, हम हमारी आपकी सबकी जिंदगियों में न जाने कितनी ऐसी चीजें होंगी कि अगर हमारे ऊपर बार बार विज्ञापनों की बौछार नहीं की गई होती तो हमने वो चीजें नहीं खरीदी होती। और कोई नियम नहीं है, कोई नीति नहीं है जो इन विज्ञापनों पर रोक लगा सके। ये एक तरीके से हम पर मानसिक हमला है। मैं यहां तक कहूंगा कि एक प्रकार का बलात्कार है ये मन का। कोई आपके मन में बलात् प्रवेश कर रहा है, जहां उसको होना नहीं चाहिए वहां घुस रहा है। आपको वो चीज दिखाई जा रहा है, आप कहीं भी जाओ ये खरीद लो, ये खरीद लो, ये खरीद लो, यही नहीं कहते खरीद लो। वो ये कहते हैं कि अगर तुमने नहीं खरीद रखा तो तुम्हारी जिंदगी बेरौनक है, तुमने नहीं खरीद रखा तुम आदमी ही बेकार हो, तुम ये नहीं खरीद रखा तुम्हारी बीवी तुम्हें तलाक दे देगी, तुमने ये नहीं खरीद रखा तुम्हारे बच्चे तुम पे थूकेंगे। अब ये कर करके आपका पैसा, एक तो आम आदमी का सीमित पैसा, और सीमित पैसा भी उसका वहां लगवाया जा रहा है जहां पे जाना नहीं चाहिए। तो वो बेचारा और पैसा फूक फूक के गरीब होता जा रहा है, उस पैसे से आम आदमी अमीर होता जा रहा है, अमीर होता जा रहा है तो और माल बनाएगा, और माल बनाएगा तो और कार्बन एमिशन होंगे। यही ग्लोबल वार्मिंग है, यही ग्लोबल, बेसिकली हमारा आपका बेवकूफ बनाया जाना ही ग्लोबल वार्मिंग है। यानी कुल मिलाकर के आचार्य जी आप ये कह रहे हैं कि यह जो पूंजीवाद, बाजारवाद, उपभोक्तावाद, यह जो तीनों विस्तार है, एक ही चीज के तीन हिस्से हैं। बिल्कुल यही बिल्कुल तीनों दुनिया की तबाही का कारण हैं, और जब तक ये लगातार बढ़ते चले जाएंगे, दुनिया उसी तरीके से तबाही की ओर चलती चली जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल। जैसी हमारी अभी अर्थव्यवस्था है और जैसी नेशनल प्रायोरिटीज हैं कि बस जीडीपी बढ़ना चाहिए, और जीडीपी बताता है कि तुम्हारा राष्ट्र कितनी तरक्की कर चुका है, जब तक ये हमारा हाल है तब तक क्लाइमेट चेंज को रोकना असंभव है। क्योंकि क्लाइमेट चेंज सीधे सीधे इंसान की भोगने की हवस का नतीजा है जी। और भोगने के लिए हमें मजबूर किया जा रहा है विज्ञापन दिखा करके, ऐसे प्रोडक्ट्स दिखा करके जो जो मिट जाते हैं, हमें ऐसे ऐसे मंजर दिखा करके कि हमारे मन में लालच पैदा हो कि हम भी जाएं। अच्छा, फलाने ने जा करके अपना हनीमून फलाने द्वीप में मनाया तो तुम भी वहां जाओ, वो जानबूझ के आपको दिखाया जा रहा था कि आप भी वो सब कुछ करो। एक और तरीका है जिसके द्वारा आम आदमी को मजबूर किया जाता है कि वो और परचेजिंग करे, भले ही उसे कर्जा लेके करनी पड़े। कर्जे पर भी हम आएंगे, वो बड़ा महत्वपूर्ण चीज है। एक आंकड़ा आचार्य जी मेरे पास है, ये कहता है कि 2014 से 2022 के बीच में जो भारतीय अरबपति हैं, उनकी जो शुद्ध संपत्ति है
उसमें 280% का इजाफा हुआ और इस हाँ दौरान में जो राष्ट्रीय आमदनी है वो लगभग 28% बढ़ी। यानी कि पूंजीपतियों की आमदनी में राष्ट्रीय आमदनी से 10 गुना ज्यादा की वृद्धि या बढ़ोतरी हुई है। बिल्कुल बिल्कुल। असल में ये जो जीडीपी ग्रोथ है राणा जी, ये जीडीपी माने कोई ऐसा नहीं है कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट की कोई राष्ट्र की वृद्धि नहीं हो रही है। ये कुछ चुनिंदा लोगों की वृद्धि है। और हम पागल हैं कि हम सोचते हैं कि राष्ट्र आगे बढ़ रहा है। हमें एक एवरेज आंकड़ा दिखाया जाता है। सारा खेल ये है कि उस औसत, उस एवरेज के पीछे सच्चाई सारी छुप जाती है। ऐसे समझिए 100 लोग हैं, 100 में से एक आदमी का आप पैसा बढ़ाते रहो तो भी जो 100 के 100 लोग हैं उनका जो एवरेज है वो जबरदस्त तरीके से बढ़ जाएगा। तो उन 100 लोगों को मूर्ख बनाया जा सकता है बोल के कि देखो तुम्हारा भी बढ़ गया, तुम्हारा भी बढ़ गया। बढ़ा तो एक का या दो का है, हम्म लाभ एक दो का हुआ है और सबको मूर्ख बना दिया जाएगा। और सबका बढ़ रहा है, पूरी दुनिया खुश हो रही है, पूरी दुनिया खुश हो रही है, हमारा बढ़ रहा है, हमारा बढ़ रहा है, हमारा बढ़ रहा है। ग्लोबल जीडीपी 3% 4% से बढ़ रहा है, इसका यहां इसका वहां। वो कुछ नहीं हो रहा है। जो अमीर है वो और अमीर हो रहा है और इस कारण उसको और ताकत आ रही है आम आदमी को एक्सप्लॉइट करने की हर तरीके से। वो एक्सप्लॉइटेशन के क्या क्या तरीके हो सकते हैं वो कभी हम अलग से चर्चा कर लेंगे। 2 घंटे की बात हो सकती है कि किन तरीकों से कैपिटल जब कॉन्सेंट्रेट हो जाती है तो वो पॉलिटिक्स से लेकर के साइकोलॉजी तक, यहां तक कि बायोलॉजी को भी, आपके जीन्स को भी कंट्रोल करने की क्षमता में आ जाती है। तो ये इस वक्त पे चल रहा है। अब मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। आप, अगर आपकी सरकार, किसी भी दुनिया में किसी देश की सरकार, जैसे जैसे अभी कोविड आया था, तो कोविड के बाद बहुत सारे विकसित देशों ने जानते हैं क्या करा? उन्होंने कहा कि हमें अपनी इकोनॉमी को किक स्टार्ट देना है, तो ये लोग जो निठल्ले बैठे हैं इनसे काम कराएंगे। तो उनकी सोशल सिक्योरिटी छीन ली। वो सब चीजें जैसे हेल्थ केयर हो गया, एजुकेशन हो गया, सोशल सिक्योरिटी हो गई, लाइब्रेरीज हो गई, पब्लिक पार्क्स हो गए, उनकी सबकी, उनकी जो एक्सेस है वो कम कर दी, लिमिटेड कर दी या रेगुलेटेड कर दी। हम्म अब आपको उदाहरण के लिए ऐसी जगह पे डाल दिया गया जहां पे पब्लिक पार्क है नहीं, तो फिर आप कहोगे नहीं मुझे अपना घर बनवाना है जिसमें मेरा अपना बड़ा लॉन होना चाहिए। इन्हें कॉमन गुड्स कहते हैं। अगर आपके शहर में अच्छा पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं है तो आप मजबूर हो जाओगे ना अपनी कार खरीदने के लिए। हम्म आपके शहर में अगर रात को रिलायबल पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं है तो पहले तो आप अपनी कार खरीदोगे, फिर घर के जो बाकी सदस्य हैं, विशेषकर जो महिला सदस्य हैं, आप उनको भी गाड़ी खरीद करके दोगे। खासकर दिल्ली जैसी जगह पे आप कहोगे टू व्हीलर है, पता नहीं क्या हो जाए। हमारे घर की जो महिला सदस्य हैं उनके पास भी फोर व्हीलर होना चाहिए। वो क्यों है? क्योंकि सरकार पब्लिक गुड्स को धीरे धीरे कम करती जा रही, क्योंकि पब्लिक गुड्स जो सेठ जी उनके लिए अच्छे हैं ही नहीं। आपको एक अच्छी पब्लिक लाइब्रेरी मिल गई, आपको एक अच्छा पब्लिक पार्क मिल गया, आपको अच्छी हेल्थ केयर, आपको अच्छी हेल्थ एजुकेशन मिल गई, ये कॉमन गुड्स हैं, पब्लिक गुड्स हैं। ये अगर मिल गए तो इसमें सेठ जी का तो कोई फायदा हो ही नहीं रहा ना। तो सेठ जी चाहते हैं ये सब चीजें कम होती जाए, पब्लिक हॉस्पिटल इतना बेकार हो कि आपको प्राइवेट हॉस्पिटल जाना पड़े, पब्लिक टेलीकम्युनिकेशंस इतना बेकार हो कि आपको प्राइवेट प्लेयर का सिम कार्ड खरीदना पड़े। हम्म बात समझ रहे हैं? पब्लिक एयरलाइंस इतनी बेकार हो कि आपको उसको प्राइवेट प्लेयर को बेच देना पड़े। तो अब इसमें सेठ जी का मुनाफा हो रहा है। सरकारें अगर कॉमन गुड्स पे, जो पब्लिक गुड्स है उस पे ध्यान दें तो आम आदमी के लिए फिर बहुत जरूरी ना रह जाए कि वो और ज्यादा कमाए और ज्यादा कमाए। वो कहे भाई मैं इतना कमा के भी मुझे लाइब्रेरी मिल जाती है, मुझे अस्पताल मिल जाता है, मुझे स्कूल मिल जाता है, मुझे अच्छी साफ सड़क मिल जाती है, मुझे रिलायबल इलेक्ट्रिसिटी मिल जाती है, मुझे साफ पानी मिल जाता है, तो मैं एक सीमा तक कमाऊंगा, उससे ज्यादा मुझे कमाने की जरूरत नहीं है। और अगर मैं एक सीमा तक ही कमाऊंगा तो फिर कार्बन एमिशन भी एक सीमा तक ही होगा ना। पर हमें जबरदस्ती कमाने के लिए भी मजबूर किया जाता है। और कमाना में ऐसा होना है कि जैसा आपने कहा कि 1 रुपया अगर मैं कमाऊंगा तो 10 रुपया सेठ जी की जेब में जाएगा। कमाने में हमेशा ये रूल चलता है। हम्म। आपको जबरदस्ती मजबूर किया जा रहा है, कमाओ कमाओ कमाओ। यानी कि आप ये और कह रहे इसका, हैं कि यह सिस्टम जो है वो पूरा एक साठ गांठ से चलता है, और उस सिस्टम के साठ गांठ के पीछे एक आदमी जो बड़ा किरदार निभाता है वो सेठ हाँ जी जी, हैं। तो सेठ जी हाँ के जी, चलते सरकारी स्कूल खस्ता हाल है, सेठ जी के चलते बिल्कुल सरकारी अस्पतालों का बुरा हाल है, सेठ जी के चलते जो सरकारी हमारे पास बाकी सहूलियतें होती हैं, आप एमटीएनएल का जिक्र कर रहे हैं, आप एयर इंडिया का जिक्र कर रहे हैं, ये मैं जितनी राज्य स्थितियां, परिवहन, राज्य परिवहन। राज्य परिवहन, ये जितनी स्थितियां हैं ये सब एक साधारण आदमी के लिए जरूरी हैं, लेकिन चूंकि वो जर्जर हैं इसलिए वो जाकर के सेठ जी के शिकंजे में गिर जाता है। सेठ जी कितने में गिर जाता है। अब इसी तरीके से, और फिर जब गिर जाता है और उसको अब कहता है मुझे चीजें चाहिए, वो चीजें खरीदने का उसके पास पैसा तो है नहीं राणा जी, तो वो क्या करता है मालूम है? फिर वो कर्जा लेता है।
ये शायद आपने सुना ना हो, लेकिन कर्जे का और ग्लोबल वार्मिंग का बड़ा जबरदस्त रिश्ता है। अच्छा कॉम्बिनेशन आप बैठा रहे हैं। हाँ, कर्जे का और ग्लोबल वार्मिंग का बड़ा जबरदस्त रिश्ता है, क्योंकि मेरे अंदर आपने ये डिजायर डाल दी है कि तुम और किसी तरीके से भोगने निकलो, क्योंकि तुम्हारे भीतर तो कमी है, तुम ठीक नहीं हो, तुम सही नहीं जी रहे हो, तुम्हारे पास है ही क्या, और जो तुम्हारे पास है वो भी 1-2 साल में खराब पड़ जाएगा, वो बेकार है, कुछ नहीं है, और तुम्हारे पास वास्तव में कुछ नहीं है। तुम्हारे पास अगर पैसा नहीं है तो एकदम सड़े हुए सरकारी अस्पताल में जाके मरोगे तुम। और सरकारी अस्पताल जानबूझ के सड़ा रखा गया है, हम कह रहे हैं, ताकि वो जो प्राइवेट प्लेयर है उसकी जेब भर सके। तो अब मैं कर्जा लूंगा, और कर्जे में हमारे यहां चलता है कंपाउंड इंटरेस्ट। कर्जा में चलता है कंपाउंड इंटरेस्ट। हाँ, हर चीज के लिए कर्जा मिलता है, और वो सारी चीजें भोगने की हैं। हम शिक्षा भी भोगने के लिए लेते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट इतनी जबरदस्त चीज है राणा जी, मैं आपको अगर अभी बोलूं कि आज मुझे 2 रुपया दे दीजिए, और महीने भर तक जितना आपने मुझे दिया है बस उसका दूना करते रहिए, आज 2 रुपया दीजिए, कल 4 रुपया दीजिए, परसों 8 रुपया दीजिए, बताइए महीने के अंत में आप कितना दे रहे होंगे? पहले दिन दूंगा उसे कई 100 गुना दूंगा। कई 100 गुना नहीं, आप 1 अरब गुना दे रहे होंगे। अच्छा। 1 अरब गुना, ये होता है कंपाउंडिंग। जो कुछ भी हम कर्ज लेते हैं, हम अपने सब कर्जों पे यही चक्रवृद्धि ब्याज, यही कंपाउंड इंटरेस्ट अदा करते हैं, और ये पूंजीपति का सबसे बड़ा हथियार होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट। अमेरिका में सिर्फ एजुकेशन लोन ही इस वक्त भारत के जीडीपी का लगभग आधा है। हमारा जितना जीडीपी है उसका आधा तो सिर्फ अमेरिका की जो एजुकेशन लोन डेट है उतनी है, और वहां पर वो लोग भी अभी अपना एजुकेशन लोन ही चुका रहे हैं जो 50-50 साल के भी हो चुके हैं। हम क्या सोच रहे हैं कि अमेरिका पूरा अमीर है? अमेरिका में भी जो बॉटम 50% आबादी है वो अमेरिका की सिर्फ 0.5% वेल्थ कंट्रोल करती है। वो हिंदुस्तान के साथ भी है। बिल्कुल, वो ऐसे वहां भी गरीब बैठे हुए हैं, वहां भी भिखारी बैठे हुए हैं जिनके पास खाने को नहीं है। वहां भी सड़क किनारे मिल जाएंगे लोग, बस ये है कि वो उतनी आपको दरिद्रता में और दुर्दशा में नहीं दिखेंगे जैसे भारत का भिखारी है, पर वहां भी लोग होते हैं जो कह रहे होते हैं खाने को हमें कुछ दे दो। इस हद तक हम सब डेट में धसे हुए हैं। आम आदमी डेट में धसा हुआ है, और राष्ट्र भी डेट में धसे हुए हैं। जैसे देश के अंदर सेठ जी लोगों को कर्जा देते हैं, और फिर कर्जा एक बार चला गया, वो मुंशी प्रेमचंद की एक कहानी है जिसमें वो बस जाकर के एक मुट्ठी पंडित जी से ले लेता है अनाज, और फिर पंडित जी आते हैं 15 साल बाद, कहते हैं कि वो जो अनाज है तुम्हारा इतना हो गया। वो जीवन भर उनके यहाँ बेगारी करता है, और उसके मरने के बाद भी वो कर्ज नहीं पटता, तो उसके बच्चे उनके यहाँ पे फिर बेगारी करते हैं। बेगारी मतलब बिना पैसे की मजदूरी। ये होता है कंपाउंड इंटरेस्ट। तो दुनिया के जो देश हैं उन पे भी इतना डेट चढ़ा हुआ है, और ये डेट इतना होता है कि कई बार जो प्रिंसिपल अमाउंट होता है ये उससे कई कई गुना होता है। माने 10 रुपए का तो लिया था हमने कुल मूल आपसे कर्जा, और ब्याज बैठ गया है उस पे 200 रुपया। ये सेठ जी का सबसे बड़ा हथियार है। और एक बार आप पे कर्ज चढ़ गया ना राणा जी, अब आप कुछ भी करने को तैयार हो जाओगे कर्ज उतारने के लिए। सेठ जी कहेंगे कत्ल कर दो, आप कत्ल भी करोगे। सेठ जी कहेंगे जंगल काट दो, आप काट दोगे। सेठ जी कहेंगे घटिया से घटिया काम करो, पर्यावरण क्या प्रजातियों को मार दो, आप वो भी करोगे। आम आदमी कर्ज के बोझ के नीचे दबा हुआ है, और उसका गुनहगार है ये कंपाउंड इंटरेस्ट, जो कि सिर्फ एक मैथमेटिकल टूल है, इसकी कोई एग्जिस्टेंशियल वैल्यू है ही नहीं। बताइए चक्रवृद्धि ब्याज आपको नेचर में कहां मिल रहा है? कहीं नहीं। पर आदमी के खोपड़े की एक ये इजाद है कि भाई कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट क्यों होना चाहिए? सिंपल इंटरेस्ट क्यों नहीं होना चाहिए? कोई लॉजिक देके बताए हमको। और कर्ज माफी क्यों नहीं होनी चाहिए? जो समाज के पिछड़े तबके हैं जिनसे आपने पहले ही इतना ब्याज वसूल लिया है, उनका कर्जा आप माफ क्यों नहीं करोगे? सेठ जी क्यों उनसे जन्म दर जन्म कई पीढ़ियों तक अपना कर्जा वसूलते रहे? ये क्यों हमें अलाउ करना चाहिए? और ऐसा नहीं कि हम माफ कर नहीं सकते। कोविड पीरियड में बिल्कुल माफी हुई थी, और यही डेवलप्ड देश यही माफ कर रहे थे। इन्होंने अपनी पॉपुलेशन के भी माफ करे, और इन्होंने जो डेवलपिंग वर्ल्ड था, थर्ड वर्ल्ड था, उसके भी जो कर्जे थे माफ करे, क्योंकि वो देने की हालत में ही नहीं थे ना। तो या तो बैंक्रप्सी डिक्लेयर करें, बैंक्रप्सी डिक्लेयर करें तो कई तरह की जियोपॉलिटिकल क्राइसिस हो जाए, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आ जाए। तो बोले बैंक्रप्सी डिक्लेयर मत करो, हम कर्जा माफ किए देते हैं। तो कर्जा माफ करा जा सकता है, लेकिन कामना ऐसी चीज है जो ये कर्जा माफ करवाती नहीं है। तो नीतिगत तौर पे
हमें ये देखना होगा कि कम से कम जो समाज के जो पिछड़े वर्ग हैं या कमजोर वर्ग हैं, जैसे छात्र हो गए, इनके ऊपर आप कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं लगा सकते। एजुकेशन लोन है जैसे, इस पे आप नहीं लगा। हाँ, आप कोई पर्सनल लोन ले रहा है कि जाके उसको कहीं पे टूरिज्म करना है, आप लगा लो उस पे कंपाउंड इंटरेस्ट। लेकिन कुछ प्रकार के कर्जों पर, जैसे हाउसिंग है, हाउसिंग एक मूलभूत आवश्यकता होती है भाई, लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट है। उस पे कंपाउंड इंटरेस्ट क्यों लग रहा है? हम्म। वो भी हाउसिंग पे भी लगवा लो। अगर किसी ने 5 करोड़ से ऊपर का मकान बनवाया, चलो ठीक है, गुड़गांव में जाके 5 करोड़ का मकान चाहिए, उस पर आप ले लो। पर कोई आदमी, साधारण मध्यम वर्गीय आदमी 25 लाख 50 लाख का कहीं पे फ्लैट खरीद रहा है, आप उससे कंपाउंड इंटरेस्ट चार्ज कर रहे हो, जिएगा कैसे? बस इसमें यह होगा कि सेठ जी की जेब भरती रहेगी। सेठ जी की जब जेब भरेगी तो सेठ जी और प्रोडक्शन करेंगे, तो और कार्बन एमिशन होगा, तो और ग्लोबल वार्मिंग होगी। ग्लोबल वार्मिंग कर तो सेठ जी रहे हैं, लेकिन आम आदमी की मदद से। बहुत अच्छी जगह है आचार्य जी आप। आचार्य जी ये कह रहे हैं कि जो सेठ जी हैं, उद्योगपति हैं,